क्षेत्रों को क्षेत्र के हिसाब से बांटा था, ये ज़्यादातर ध्यान रखते हुए कि जो पास के क्षेत्र हैं और क्योंकि पूरे भारतवर्ष का है, थोड़ा भाषा को भी ध्यान रख के इस तरह से हमने जोड़ा था। तो जो हमारी जो चैलेंजेस जो निकल के आए हैं किसानों के साथ बातचीत करके, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। मैं इसको I will also translate what I'm saying in English so that it's understood by people who can't understand Hindi. तो पहले जो बात की है, जैसे चैलेंज जो अब आ रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग ये दो चीज़ें हैं। तो किसान इसमें फंस के रह गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, नेचुरल फार्मिंग क्या है। इन लोग का तो पद्धति तो वही चल रही है जो नेचुरल फार्मिंग की है, ऑर्गेनिक की भी वही है, पर जब वो मार्केट में आता है तो वो जो डिफ्रेंसिएशन क्रिएट होता है, इसकी वजह से किसानों को उसका राइट जो प्राइस है वो नहीं मिल पाता है। So there's one confusion between what organic and natural farming is. While the process of doing farming is similar in both organic and natural, but when it comes to the market does not recognize natural farming products. So which is why the farmers are unable to get the right price of it without the correct kind of certification. So this was one of the major challenge that was highlighted. Second thing, we were discussing was degradation of land and biodiversity that has already occurred, which will be corrected with natural farming and practices. But the kind of land degradation that has happened and the kind of processes that's been going on to support the improvement of land is there's a gap in that, and that needs to be addressed immediately so that it can help the farmers to move forward and improve their productivity quickly. जो हम बात कर रहे हैं कि ज़मीन जो केमिकल फर्टिलाइज़र और इस तरह से खाद दवाई डालने से हमारे खेत में जिस तरह से ज़मीन का नुकसान हुआ है, उसके वजह से अब किसान जब ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में आ रहा है तो उसको प्रोडक्टिविटी जो बात करते हैं जो उसके खेत की है वो बहुत घटी हुई मिलती है, जिसकी वजह से उनका डिपेंडेंस जो केमिकल पे है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट हो या और एजेंसीज हो जो सॉइल वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ध्यान रखते हुए उस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। जो दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज सबने बताया था कि चाहते तो सब हैं कि हम प्रोडक्शन नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में करें, पर उस तरह की नॉलेज स्किल्स जो पहले थी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग में एग्जिस्ट करती थी, ओवर द इयर्स इतने सालों से ज़्यादा डिपेंडेंस ऑन द इम्प्रूव फार्मिंग और द इनऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स जो आई हैं, जिसमें जितना किसानों का बढ़ावा रहा है उस तरह से जो स्किल और नॉलेज ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में है वो डेवलप नहीं हो पाए हैं, और किसान अपने स्तर पर कर रहा है, पर उस तरह से एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या एक कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं है जहाँ से किसान सीख सकता है। सब अपनी तरह से प्रयास कर करके सीख रहे हैं। वो उनका इंडिविजुअल जो साहस है जिसने उसको यहाँ तक बढ़ा के रखा है, पर जो किसान जो इन चीज़ों को नहीं झेल पाते हैं, जो एक साल 2 साल में हार जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन सब के लिए कुछ ट्रेनिंग या स्किल इम्प्रूव करने का कोई कॉमन प्लेटफॉर्म हो, प्रैक्टिस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें थोड़ी रिसर्च हो कि किस तरह से नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम प्रोडक्टिविटी और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। So what the challenge that they had shared is there's a lack of knowledge and skills in the natural farming and organic farming sector. Also, when we look at the all the research and development that's been going on, even more towards the agriculture universities and practices that are there, currently it's more focused on improving the productivity, and it is usually done through the inorganic practices. There's very few resources which has been allocated specifically to improve, to have more training, skills and improvement of knowledge for organic and natural farmings. The events and the practices which have been done right now are done in silos, in separate. Farmers are individually doing it. There are certain CSOs who have come up with good ideas, but they are doing it very separately. There's a need to bring them together to form a common platform which would be easier for the farmers to access and get the training and skills required
to move from inorganic to organic farming. The next challenge that was stated was lack of traditional seeds. Now, with the growing demand of more high-yielding varieties, high productivity, and everything, the research has gone in so much in creating the new high-yielding varieties. The traditional seeds are lost. Very few farmers are able to find these traditional seeds, which were easily, you could achieve good productivity with them with the natural farming techniques. In the high-yielding variety, which is available right now, with the natural farming techniques, the productivity is low, which is a major concern for the farmers. So they are looking for, seed banks or agencies or government-supported seeds and research in these, getting back the lost seeds, which have been now very difficult for the farmers to find and identify and cultivate. जो एक बीज की हम बात कर रहे हैं, बीज जो ट्रेडिशनल बीज हम बोलते हैं, जो पुराने समय से हमने उगाया था, बहुत समय से हमारे बाप दादा जो बोलते हैं उगाते थे, वो अब नहीं मिलता है मार्केट में. और ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम अपने लोकल स्तर पे भी और एक नेशनल स्तर पे भी रिसर्च हो इसमें कि हम बीज को किस तरह से बचा सकते हैं, उस पर सुझाव दिया जाए. जो दूसरा चैलेंज की बात हुई थी, मार्केट अवेलेबल नहीं है ऑर्गेनिक फार्मर्स को या नेचुरल फार्मर्स को. बहुत फ्यू लोगों को मिलता है. यहाँ पे जितने भी किसान आए हैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट में बेचते हैं, और लोकल मार्केट में बेचने से उनको उसका भाव ऑर्गेनिक के उससे बहुत कम मिलता है. ऑर्गेनिक की तरह उसका सेल भी नहीं हो पाता है. तो जो लोकल मार्केट से लेके जा रहा है, अगर किसी बड़े कॉर्पोरेट वाले को दे रहे हैं या किसी बिचौलिए को दे रहे हैं, तो वो उसी रेट में लेके जाएगा जिसमें वो इनऑर्गेनिक लेके जाता है. उनको ऑर्गेनिक का रेट देने को वो तैयार नहीं. या कुछ किसान अपने दम पे बेच पाते हैं, तो वो सिर्फ लोकली जिन लोग जो उनको जानते हैं उसी में थोड़ा बहुत दाम मिलता है. और अगर हम इसी जगह पे कंज्यूमर की तरफ देखें, तो कंज्यूमर इस पे ऑर्गेनिक का प्रीमियम कॉस्ट दे रहा है, जो जिसमें फार्मर का शेयर बहुत कम है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि फार्मर का शेयर जो पूरी ऑर्गेनिक वैल्यू चेन में है उसको बढ़ाया जाए. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अप्रोचेस ढूंढें. सजेशंस हैव बीन, FPO एक तरह का सुझाव है उसके लिए, पर उसमें भी छोटे किसान किस तरह से जुड़ सकते हैं, FPO में भी बहुत ज़्यादा स्तर पर पॉलिसी लेवल पे भी और कोशिश करनी होगी कि ऑर्गेनिक फार्मर्स खासा किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं. थोड़ा समय का अभाव है मुझे लग रहा है, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी. आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग दिस, इंग्लिश में नहीं कर रही हूँ. आई होप आसपास वाले इफ यू आर एबल आप बता पा. Okay, sorry. People who can't understand Hindi, I am not unable to do it twice because we are short of time. So I would request people sitting nearby to help translate to your neighbors so that they can understand what the discussion is. जो बाकी बात की थी, सर्टिफिकेट की बात की है कि सर्टिफिकेट में काफ़ी दिक्कत आ रही है, काफ़ी कंफ्यूजन है. थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, PGS सर्टिफिकेट है, मार्केट इसको रिकॉग्नाइज करता है. इस सारी चीज़ों के लेके फार्मर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. इस पर भी सोचने की ज़रूरत है किस तरह से हम कॉमन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं विच इज़ एक्सेप्टेबल, और विच इज़ नॉट कॉमन सर्टिफिकेशन बट PGS सर्टिफिकेशन को ही किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो लोगों को भी इसमें जागरूकता हो कि ये सर्टिफिकेट्स का वैल्यू क्या है और किस तरह से वो सर्टिफिकेट लेने से फार्मर को उसका प्राइस मिल सकता है. दूसरा एक जो बहुत मेजर चैलेंज रहा है किसानों के लिए कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी पॉलिसीज आई, पर नेचुरल फार्मिंग को जो सपोर्ट करे, जो अंडरस्टैंड कर सकता है कि छोटे किसानों को नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और उनकी दिक्कतों पे सही सल्यूशन अभी भी नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, जबकि बात चल रही है पर सही सल्यूशंस नहीं है. तो इस पे ज़रूर जोर देने की ज़रूरत है कि किसानों से बात करके उनकी समस्या को समझ के उनकी इन परेशानियों पे ही स्पेशल पॉलिसीज़ निकाली जाए जो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले किसानों को मदद कर सकता है.
Thank you. I'll just wrap up. Thank you.